नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अमन सर जी चैनल पे और आशा है आप सभी लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, सभी लोग अच्छे होंगे। और लास्ट मोमेंट पे जैसा कि मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, प्रैक्टिस सेट ही करना है आप लोगों को, ठीक है? तो आज से हम लोग के चैनल पे आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी टाइम पे डेली 150 प्रश्नों का 2 पार्ट में करके आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है? और आज से हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ये देखिए 30 प्रश्न सबसे पहले हम लोग ईवीएस का करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को, ठीक है? और ये पीवाईक्यू बेस्ट है, ठीक है? तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, साथ ही साथ अटेंड भी करिएगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, इस बात पे गौर करिएगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का पाठ्यक्रम में कितने थीम है, मतलब कितने थीम पर आधारित है प्राथमिक स्तर पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 का नाम मैं बता देती हूँ, एक बार सुन लीजिए। पहला क्या है? परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी और चौथे नंबर पे क्या है? आवास, पांचवा है यात्रा और छठवां हमारा क्या है? हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है? आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का एक थीम है? एक थीम पूछा है, तो अभी हम लोग 6 थीम का नाम सुने हैं और इसमें से एक थीम कौन-सा है? एक थीम है ऑप्शन सी देखिए, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं या फिर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यही थीम है, ठीक है? फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हम लोग को 150 प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है? 2 शिफ्ट में हम लोग करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज हम लोग लगभग-लगभग आपका 90 क्वेश्चन अटेंड करेंगे इस क्लास में। तो बने रहिएगा अंत तक, ठीक है? आइए देखते हैं मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन-सा होता है? बताइए। अब तक आप इतने प्रैक्टिस सेट किए होंगे और कई बार ये क्वेश्चन आपसे टकराया होगा। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन-सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारे देश के किस राज्य में झूम खेती होती है? झूम खेती के बारे में पूछा है और कौन-सा राज्य होगा इसमें? नॉर्थ ईस्ट का इसमें से कौन-सा है? मिज़ोरम, ठीक है? यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी बिहार का एक जिला है और पूछ रहा है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जो लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? बिहार जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? बिहार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? और प्राथमिक स्तर पे ईवीएस सिखाने का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो क्या होना चाहिए बच्चों को? बच्चों के अंदर हमें क्या डेवलप करना है? विद्यार्थियों को स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चे को जो मतलब ऐसा ना हो कि किताबी कीड़ा हो, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ने सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पक्षी उल्लू, जो उल्लू है अपनी गर्दन को किस हद तक पीछे घुमा सकता है? तो कितने डिग्री तक घुमाता है उल्लू आपके अपने गर्दन को? और कई बार ये पेपर में आया हुआ है, तो काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, लगभग 360 डिग्री, ठीक है? तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आप समझिए कि लगभग 360 डिग्री घुमा लेता है उल्लू, ठीक है? तो कई बार लोग डर जाते हैं देख करके। और देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए हाथी से हो गया, स्लाथ से हो गया, उल्लू से हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए एक ही क्लास में मैंने सारा आप लोग का कंप्लीट कराने की कोशिश की है। 30 प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देख के जाइएगा। देखिए स्लाथ के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही है कि ए है, या भालू जैसा दिखता है और दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है, और फिर बी ऑप्शन क्या है, या दिन में केवल 2 घंटे सोता है। देखिए स्लाथ फेमस ही है ज़्यादा सोने के लिए, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये 17 घंटा दिमाग में रखिएगा, 17 कहीं कहीं 18 भी दे देता है, यानी मोर देन 15 आवर ये जो है पेड़ से लटक के सोता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जैसा मैंने बोला था हाथी से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसी के बारे में है कि हाथी के झुंड के बारे में कौन सा सही कथन है? और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसको अगर पढ़ेंगे आप तो देखिए हाथी के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? जो उसकी बुजुर्ग हथनी होती है ना, जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वही झुंड का क्या करती है? नेतृत्व करती है। आगे देखिए, बरसात के दिनों में तड़ित यानी लाइटनिंग और वर्षा के दौरान बच्चों को
पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने का से क्या लाभ है? अगर आप क्षेत्र भ्रमण से लेकर के जाएँगे, तो उससे क्या होगा? बच्चा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेगा और क्या करेगा? अवलोकन करेगा। उससे उसके अवलोकन करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ये ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आइए, फटाफट हम लोग को आज का क्वेश्चन अटेंड करना है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। आज का प्रैक्टिस सेट है पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है? और ये यहाँ अटेंड करने के बाद अगर आपको प्रिंट आउट लेना होगा इसका, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डाल दूंगी। तो इसको लेकर के आप जरूर इसको मतलब देख लीजिएगा। ये 30 प्रश्न आपको, अगर पीवाईक्यू अटेंड करेंगे तो बार बार टकराएंगे ये क्वेश्चन। आगे देखिए, असम में घर आमतौर पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? अब कोई भी असम असम वाला एरिया जो है वो क्या है, बारिश से प्रभावित क्षेत्र है। तो उससे क्या होता है, बारिश बारिश अगर ज़्यादा होगी तो फिर बाढ़ बहुत ज़्यादा होएगा। तो बाढ़ ज़्यादा होगा तो नीचे क्या होगा, पानी भरा होगा। तो ऊपर ही बनाना पड़ेगा मकान ना। तो बारिश, भारी बारिश और बाढ़ के पानी से बचने के लिए ऊपर होता है। क्वेश्चन 12 देखिए, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश जो मनाली वाला एरिया है, वहां पे पत्थर या लकड़ी के बने ढालदार छत्र वाले घर बनाए जाते हैं। कुड़ुक भाषा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुड़ुक भाषा कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है? कुड़ुक भाषा कहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है? मिजोरम। याद कर लीजिए इसको, कहाँ के? मिजोरम के। क्वेश्चन 14 देखिए कि टोरंग का क्या अर्थ होता है? टोरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल। झारखंड की भाषा में इसको जंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी क्या होता है? खट्टा ना। तो विटामिन सी जो होता है खट्टे चीजों से प्राप्त होता है। उसका सोर्स क्या होता है? खट्टी चीजें होती हैं। तो किसमें दिख रहा है? खट्टे फल, जैसे आंवला हो गया, सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। उसके बाद क्या है? नींबू है, संतरा है, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए, एनीमिया के बारे में पूछा हुआ है कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? आयरन या लौह तत्वों के कारण, कमी के कारण होता है। 18 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो प्राथमिक स्तर पे कविता और कहानियां आपको ज़्यादा देखने को मिलती होंगी। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है पाठ्य पुस्तक को रोचक और आनंददायक बनाना। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा बच्चा बोर हो जाएगा। आप बड़े लेवल पे जो व्याख्यान विधि वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं वो कारीगर नहीं होगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था और यह किस राजवंश से संबंधित है? तो गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था बताइए? गोलकुंडा का किला बनवाया था अ, काकतीय राजवंश ने। किस राजवंश ने बनाया था? काकतीय राजवंश ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये नहीं पूछा है कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये पूछा है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन में फॉर्मेट असेसमेंट यानी आर रचनात्मक आकलन का मुख्य साधन क्या है? फॉर्मेट असेसमेंट के बारे में पूछा हुआ है। इसका मुख्य साधन क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो और अवलोकन। कितनी बार क्लास में हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया है। आप अगर हमारी क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पोर्टफोलियो के बारे में एक एक चीज पता होगा। मैंने एक एक चीज आपको पीवाईक्यू वाली क्लास जो प्लेलिस्ट बनी होगी 2011 से लेकर के 2024 तक का एक आध ईयर में पेपर नहीं हुआ है। 2017 में शायद पेपर नहीं हुआ था सीटेट का, और एक दो ईयर का मेरे से छूट गया है। बाकी आपको सारा पीवाईक्यू वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है? तो उसको अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के तो एक एक चीज बताया गया है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो और अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 22, दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू हुई थी? आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू हुई थी? सबसे पहले समझिए, दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो गांधी जी के द्वारा शुरू हुई थी। और कब शुरू हुई थी? 1930 में। 1930 किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ए में है, ठीक है? और तब यहीं से पता चल जाता है कि कहां से हुई थी। अहमदाबाद से दांडी, गुजरात के लिए हुई थी यह दांडी यात्रा, ठीक है? और उसके बाद 1930 में ही क्या हुआ था? 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि गांधी जी नहीं शामिल हुए थे। फिर 1931 में गांधी इरविन का समझौता होता है, और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर के गांधी जी शामिल होते हैं वहां पे, ठीक है? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकेले गांधी जी नहीं गए थे, उनके साथ भी कई लोग गए थे। अगर ये पूछ दे कि कौन ऐसा है मतलब जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पेट का तापमान जानने के लिए किस वैज्ञानिक ने अमेरिका के सैनिक अलेक्सिस, ठीक है, अलेक्सिस सेंट मार्टिन, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि पेट की गोली लगाने के घाव का, एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा सा कट रहा है।
इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो आइए फिर से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि पेट का तापमान जानने के लिए किस वैज्ञानिक ने अमेरिका के सैनिक अलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट की गोली लगने के घाव का अध्ययन किया था। तो इनका नाम क्या है? बहुत ही फेमस नाम है और अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हाईलाइट कर लीजिएगा, विलियम ब्यूमोंट, ठीक है ना, विलियम ब्यूमोंट नाम है इनका। ये आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। आइए क्वेश्चन 24 देखते हैं। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है? मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलते हैं? बताइए आप, कौन कौन से रोग फैलते हैं? आप टाइप करके इसको भेजिए, ठीक है। आप देखिए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो होता है, ये किससे फैलने वाले रोग हैं? मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सिनकोना पेड़ के छाल के बारे में पूछा है, तो ये मलेरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है? मलेरिया के लिए होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? किस बीमारी का इलाज होता है? मलेरिया बीमारी का इलाज होता है, ठीक है। और मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पे पूछा हुआ है, तो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सुनीता विलियम तो होंगी नहीं, ठीक है। पीटी उषा क्या है? दौड़ के लिए ये फेमस है। कल्पना चावला भी नहीं होंगी, तो ये कौन हो जाएंगी? बछेंद्री पाल, ठीक है। पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रेगिस्तानी ओक, डिजर्ट ओक नामक पेड़ क्या कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कहाँ पाया जाता है बताइए? ये पाया जाता है, अगर भारत में पूछता है कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। वैसे ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में मानचित्र पढ़ना यानी मैपिंग क्या सिखाता है? मैपिंग क्या सिखाता है? मैपिंग क्या सिखाएगा बताइए? ये क्या करता है? स्थान की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ बताता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सांप के काटने पर किस दवा का प्रयोग किया जाता है जो सांप के जहर से बनाई जाती है? ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सांप के काटने पे इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? सीरम। क्या नाम है? सीरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? तो सबसे उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी? आप ऑप्शन देखिए, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि आप प्राथमिक स्तर पे बच्चों को नहीं दे सकते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक नहीं। गृह कार्य केंद्रित शिक्षण ना, गलत हो जाएगा ये। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछताछ आधारित और खोजबीन विधि यानी इंक्वायरी बेस्ड मेथड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 30 प्रश्न हम लोग के ईवीएस के हो गए। अब आइए देखते हैं हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र के आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड है। और हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में, आपका जो पेपर आएगा उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इन 30 प्रश्नों को भी आप जरूर अटेंड करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इसके बारे में सही कथन क्या हो जाएगा? यह सहज और स्वाभाविक होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भाषा का अर्जन, देखिए वाइगोत्स्की भाषा के बारे में कमेंट किए हुए हैं, चॉम्स्की भाषा के बारे में कमेंट किए हुए हैं, पियाजे का भाषा के बारे में कमेंट है। तो ये चीजें सिर्फ सीडीपी के पार्ट नहीं है, बल्कि शिक्षण शास्त्र के बारे में भी इन लोगों ने बोला हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भाषा का अर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो वाइगोत्स्की का कोड मैंने बताया था आपको क्लास में, और अभी भी अगर वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जिन पियाजे को छोड़ करके जा रहे हैं, तो आप मतलब भारी गलती कर रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में बना होगा, कम से कम सोते टाइम ही कान के पास लगा करके उसको सुन लीजिएगा। जिन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में जो मैंने बताई है आप लोगों को, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। उनके कंपैरिजन को भी मैं बताई हुई हूँ, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का कोड क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चॉम्स्की का देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है बताइए? किस रूप में होती है? चॉम्स्की क्या बोले थे? भाषा अर्जन उपकरण यानी एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको बोलते हैं। बहुत बच्चों ने इस क्लास को देखा हुआ है, चॉम्स्की के क्लास को मैंने अपलोड किया था और आपका रिस्पॉन्स बहुत सही था। अगर आप जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं अभी, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी होगी साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं उनकी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की क्षमता
का विकास करने का सर्वोपरि माध्यम क्या है? तो प्राथमिक स्तर पे अगर बच्चे के अंदर भाषा की क्षमता का विकास करना है, तो सबसे सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएगी? सार्थक बातचीत और संवाद के अवसर, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पे अगर पूछेगा, तो एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुश्री सुजाता अपनी कक्षा में बच्चों को भिन्न-भिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाती हैं। वह किस बात पर सबसे अधिक बल देती हैं? अगर बहुत सारे भाषा सिखा रही हैं, तो वो बच्चे के अंदर क्या डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं? उनका मेन उद्देश्य क्या है? भाषा की संप्रेषण क्षमता यानी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बच्चों की मौखिक भाषा के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि कौन-सी है? सबसे कम महत्वपूर्ण अगर पूछा है, तो कौन-सी गतिविधि हो जाएगी? समाचार पत्र और मौन पठन। देखे होंगे बच्चों को बोल करके पढ़ने के लिए बोला जाता है प्राथमिक स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का मुख्य उपयोग क्या है? पोर्टफोलियो के बारे में पूछा हुआ है। इसका मैं क्लास में कई बार आप लोग को बताई हूँ। बच्चों के क्रमिक विकास और सुधार का दस्तावेजीकरण करना, यही हो जाएगा पोर्टफोलियो। जब आप सरकारी मास्टर बनेंगे ना, तो सबसे पहले स्कूल में आप जाकर के पोर्टफोलियो ही मांगिएगा, ठीक है? और उसके अंतर्गत हर बच्चे के बारे में, उसके सतत विकास के बारे में उसमें लिखा होगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखा होगा, बच्चे की एक डेवलपमेंट के बारे में उसमें मेंशन किया गया रहता है और हर बच्चे का अलग-अलग पोर्टफोलियो होता है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा यानी मल्टीलिंगुअल क्लास में शिक्षण के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? तो बहुभाषिक कक्षा है, तो आपकी प्राथमिकता क्या हो जाएगी? क्या प्राथमिकता हो जाएगी? बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना और उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करना, न कि बोझ मानना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा है। डिस्ग्राफिया अब तक तो याद हो गया होगा आपका। इसमें क्या होता है? लेखन संबंधित कठिनाई जो होती है, यानी हस्तलेखन या वर्तनी दोष जो होता है, डिस्ग्राफिया इसको कहते हैं। अगर पढ़ने संबंधित है, डिसलेक्सिया हो जाएगा। अगर मतलब गणितीय संबंधित समस्या तो डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चा सीखने की शुरुआत करने के लिए किस सामग्री को सबसे महत्वपूर्ण मानता है? तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए कौन सी सामग्री है जिसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? बताइए आप, क्या हो जाएगा? चित्र और रोचक कहानी वाली पुस्तकें। देखिए, देखे होंगे आप, छोटे बच्चों को खूब ड्राइंग मतलब वाली बुक दी जाती है, जिसमें कहानी मतलब आप ए फॉर एप्पल भी पढ़ाते हैं ना, या अ से अनार भी, तो बगल में चित्र बनाया रहता है अनार का। क्यों बनाया रहता है? क्योंकि उसको रोचक बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बच्चों में पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल विकसित करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? क्या है बताइए? सबसे बेहतरीन तरीका है कि अर्थपूर्ण और आनंददायक पाठ्य सामग्री का मौन व स्वर पाठन, ठीक है? कक्षा 2 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को सुलेख लिखने के लिए कहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर बोल रही है कि सुलेख लिखो, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, क्या हो जाएगा? सुंदर लिखावट का अभ्यास करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेमेडियल टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि हिंदी में पूछा, ये इंग्लिश में ही मतलब इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो रेमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या होता है? बच्चों की सीखने की कमियों और त्रुटियों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मुख्य अंतर का आधार क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सहजता और परिवेशी उपलब्धता। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों के बारे में अपनी क्या राय होनी चाहिए? मतलब आपकी क्या राय होनी चाहिए? अगर बच्चा भाषा संबंधी त्रुटियां कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? देखिए, आप वही बोलेंगे जिससे बच्चा जो है ना हतोत्साहित हो और ना ही उसका मतलब होपलेस हो कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, हमको बच्चे को मोटिवेट करना है। और मोटिवेट कैसे होगा? वो अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है भाषा में, तो इन्हें सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव के रूप में देखना चाहिए, न कि ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई कमी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुनना कौशल के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो जाएगा? बताइए, बताइए कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा? सुनी हुई कहानी पर आधारित प्रश्न पूछना और प्रतिक्रिया लेना। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भाषा शिक्षण के संबंध में निदानात्मक परीक्षण कई बार पूछा हुआ है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो जाएगा कि बच्चों की कमजोरियों
और सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कविता शिक्षण यानी पोएट्री टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? रस की अनुभूति और आनंद प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की मतलब बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं भाषा की, वो होनी चाहिए कैसा? बच्चों की भाषा और परिवेश से जुड़ी, रोचक और क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चे को समझ में आए। प्राथमिक स्तर का बच्चा बहुत छोटा होता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द्विभाषी बच्चा यानी बाइलिंगुअल चाइल्ड अक्सर अपनी बात करते समय दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करता है। इसे क्या कहा जाता है? बताइए, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा भाषा कोड मिश्रण। याद कर लीजिएगा इसको, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे, हम बच्चा क्या, हम लोग भी अगर दो लैंग्वेज है, जैसे अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो कई बार लाइन्स हम लोग मिक्स कर देते हैं कि यहाँ की लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? द्विभाषिक हो गया। तो दो भाषा आ रही है आपको, ठीक है, और उसको मिक्स करके बोल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? भाषा कोड मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का क्या महत्व होता है? क्या महत्व हो जाएगा? बच्चों को सीखने के लिए स्वाभाविक और प्रेरणादायक अवसर देना, यही इसका महत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्राथमिक स्तर पर लेखन शिक्षण की शुरुआत किस रूप में करनी चाहिए? अगर प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो चित्र बनाने, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने और विचारों की अभिव्यक्ति से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन कई बार आया हुआ है और मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है कि सीसीई का हिंदी शिक्षण में क्या लाभ है। तो सीसीई का हिंदी शिक्षण में क्या लाभ है? बच्चों के भाषा के विकास के हर पक्ष का नियमित आकलन करना, ठीक है। सतत विकास का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किनर के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए, स्किनर के जस्ट अगेंस्ट थे चॉम्स्की, ठीक है। तो स्किनर क्या थे? व्यवहारवादी हैं, ठीक है ना, और इनके अगेंस्ट में कॉन्सेप्ट दिया था चॉम्स्की ने। स्किनर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्किनर के अनुसार भाषा अर्जन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो स्किनर के अनुसार भाषा अर्जन मुख्य रूप से इन्होंने बोला था कि अनुकरण और पुनर्बलन पे होता है, जबकि चॉम्स्की क्या बोलते हैं कि जन्मजात होता है। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ऑप्शन बी देखिए, आंतरिक एवं जन्मजात यंत्र, ये किसका है? चॉम्स्की का है, ठीक है ना, ये चॉम्स्की का है, ठीक है। और मैंने जो चॉम्स्की वाली क्लास होगी आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, तो उसमें मैंने इन लोगों का कंपैरिजन भी पढ़ाया है लास्ट में, तो उसको भी देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग लास्ट के अपने 5 क्वेश्चन और। कहानी कहने की विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड बच्चों में किस कौशल का सबसे अच्छा विकास करती है? तो बच्चों में सुनना और कल्पनाशीलता का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स का मुख्य लाभ क्या है? क्या लाभ हो जाएगा? अधिगम को अधिक प्रभावित और रोचक और जीवित बनाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तकें साधन है, साध्य नहीं है, यह कथन का क्या अभिप्राय है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्यपुस्तकें साधन हैं, लेकिन साध्य नहीं है। इसका मतलब होता है कि पाठ्यपुस्तक भाषा सीखने का केवल एक माध्यम है, अंतिम लक्ष्य भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। और 29 नंबर पे दिया हुआ है कि बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या हो जाएगा? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि पढ़ी गई सामग्री पर अपने विचार व्यक्त करना और अर्थ समझना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बच्चा क्या होता है? बच्चा सहजता और मनोवैज्ञानिक रूप से आसानी से सीखता है, और हमको बोझिल नहीं बनाना है। बच्चे को आसान इजी लैंग्वेज में चीजें समझाना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ हम लोग इस टाइम पे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आ रही है, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। और मॉर्निंग की क्लास में कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इवनिंग की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट ही रखते हैं, ठीक है। 150 प्रश्नों का एक सेट खत्म होगा, फिर मतलब हो सकता है 2 या 3 शिफ्ट में मैं एक सेट खत्म करूं, और पेपर तक आपको 4 से 5 पेपर सेट में सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। और आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिलीव मी, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट लेकर के, ठीक है, जिसमें गणित और फिर आपका सीडीपी और इंग्लिश के